13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। पूरे पंजाब में खुशी का माहौल था। फसल कटाई का त्योहार, हर तरफ रौनक। लेकिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में जमा हुए हजार लोगों को क्या पता था कि ये दिन इतिहास के सबसे दर्दनाक पलों में से एक बन जाएगा। करीब 20,000 लोग बाग में थे। कुछ त्योहार मनाने आए थे तो कुछ ब्रिटिश सरकार के काले कानूनों का शांतिपूर्ण विरोध करने। चारों ओर ऊंची दीवारें, सिर्फ एक छोटा सा रास्ता बाहर निकलने के लिए। लेकिन किसी को पता नहीं था कि अगले ही पल ये जगह मासूमों के खून से लाल होने वाली है। अचानक ब्रिगेडियर जनरल डायर ने आदेश दिया, कोई चेतावनी नहीं, कोई दया नहीं, फायर। और फिर 90 ब्रिटिश सैनिकों ने अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। चीखे, भगदड़, दर्द, लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। कुछ ने जान बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी, लेकिन क्या मौत ने उनका पीछा छोड़ा? अब सवाल ये है, जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए गोली चलाने का आदेश क्यों दिया? लोगों के पास बचने का कोई रास्ता क्यों नहीं था? इस नरसंहार का बदला आखिरकार 21 साल बाद कैसे लिया गया? ये सिर्फ एक नरसंहार नहीं था, ये एक चिंगारी थी जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई को और भड़का दिया। इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए इस घटना की पूरी सच्चाई। साल 1918, प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। हजारों भारतीय सैनिक ब्रिटिश सेना के लिए लड़कर लौटे थे। उम्मीद थी कि अब उन्हें कुछ हक मिलेंगे। साल 1919, भारत अभी भी ब्रिटिश हुकूमत की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट लागू कर दिया था, एक ऐसा कानून जो किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के जेल में डाल सकता था। जनता गुस्से में थी। सड़कों पर इस कानून के विरोध में प्रदर्शन हो रहे थे। अमृतसर के दो बड़े नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया, और फिर जो हुआ वह पूरे भारत को हिला कर रख देने वाला था। 13 अप्रैल 1919 पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग में दोपहर के कुछ 5 बजे के आसपास हजारों लोग एकजुट हुए थे। अब ये जालियांवाला बाग कुछ 7 एकड़ में फैला हुआ है और इसी के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हैं। इनमें से कुछ लोग त्योहार मनाने के लिए आए थे तो कुछ ब्रिटिश सरकार के काले कानूनों का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने के लिए। मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि यह दिन पंजाब के इतिहास का सबसे काला दिन बन जाएगा। यह कहानी है जालियांवाला बाग हत्याकांड की, जहां निहत्थे मासूमों पर गोलियों की बारिश की गई। यह एक दर्दनाक घटना थी जो भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में घटी। इस घटना में ब्रिटिश सैनिकों ने शांतिप्रिय भारतीयों को जालियांवाला बाग में एकत्रित किया और उन पर बेरहमी सी गोलियां चलाई। कई सैकड़ों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और हजारों को घायल किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लगा कि पहले विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद देश को खुद का शासन चलाने की इजाजत मिल जाएगी, लेकिन ब्रिटिश सरकार के इरादे कुछ और ही थे। पहले से ही भारतीयों पर सख्ती कर रही ब्रिटिश सरकार ने अपना दबदबा और बढ़ाने के लिए कई कड़े कानून बना दिए। इसी में से एक था रॉलेट एक्ट, जिसे 10 मार्च 1919 को पास किया गया। इसे लोग काला कानून भी कहते थे, क्योंकि इसके तहत सरकार किसी को भी देशद्रोह के शक में बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल सकती थी। इस कानून से पूरे देश में गुस्सा और अशांति फैल गई। गांधी जी को ये पूरी तरह अन्याय लगा, इसलिए उन्होंने सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया। 7 अप्रैल 1919 को उन्होंने सत्याग्रही नाम का एक लेख लिखा, जिसमें इस कानून का विरोध करने के तरीकों के बारे में बताया गया। ब्रिटिश सरकार को ये रास नहीं आया। अधिकारियों ने गांधी और अन्य सत्याग्रहियों पर कार्रवाई की मांग की योजना बनाई। गांधी जी के पंजाब में प्रवेश पर रोक लगा दी गई, और जब उन्होंने आदेश न मानते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की तो उन्हें गिरफ्तार करने का फरमान जारी कर दिया गया। पंजाब के उपराज्यपाल सर माइकल ओडवायर को लगने लगा था कि गांधी जी उनके लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं, इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि गांधी को बर्मा भेज दिया जाए।
बर्मा एक देश है जिसे आज म्यांमार के नाम से हम लोग जानते हैं, लेकिन उनके ही कुछ अफसरों को लगा कि अगर ऐसा किया गया तो जनता और भड़क जाएगी, इसलिए इस विचार को ठुकरा दिया गया। इस बीच डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जैसे दो बड़े नेता, जो हिंदू मुस्लिम एकता के भी प्रतीक थे, अमृतसर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन की तैयारी कर रहे थे। लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और 9 अप्रैल 1919 को जब रामनवमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा था, तब ओडवायर ने अमृतसर की उपायुक्त इरविंग को आदेश दिया कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। जालियांवाला बाग एक बंद जगह थी, चारों तरफ ऊंची दीवारें और सिर्फ एक छोटा रास्ता अंदर बाहर जाने के लिए। इस बीच पंजाब सरकार ने तय कर लिया था कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को कुचलना है। लोगों की सभा में 2 मुद्दों पर चर्चा होनी थी। एक, 10 अप्रैल को हुई गोलीबारी की निंदा, और 2, अंग्रेज अधिकारियों से गिरफ्तार किए गए नेताओं की रिहाई की मांग। इसकी खबर जब ब्रिगेडियर जनरल डायर को लगी तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। करीब 5 बजे वह 90 सैनिकों के साथ जालियांवाला बाग की ओर बढ़ा। अंदर पहुंचते ही उसने अपनी सेना को मोर्चा संभालने को कहा और बिना कोई चेतावनी दिए सीधे गोली चलाने का आदेश दे दिया। लोग भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन बाहर जाने वाले रास्ते की ओर भी गोलियां बरसने लगी। चीख पुकार मच गई। कुछ लोग गोलियों से बचने के लिए कुएं में कूद गए तो कुछ एक दूसरे पर गिर पड़े। भीड़ में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी थे, जो बैठे थे बेखबर थे कि अगले ही पल उनके लिए मौत आने वाली है। 10 मिनट तक लगातार फायरिंग होती रही। जब गोलियां खत्म हुई तब जाकर फायरिंग रुकी। सैकड़ों लोग बाग में लहूलुहान पड़े थे और इतिहास के सबसे भयावह नरसंहार हो चुका था। यह सिर्फ एक नरसंहार नहीं था, यह एक चिंगारी भी थी जिसने भारत की आज़ादी की आग को हमेशा के लिए भड़का दिया। ब्रिटिश सरकार के मुताबिक 379 लोग मारे गए और 1200 से ज़्यादा घायल हुए, लेकिन हकीकत इससे कई ज़्यादा भयावह थी। सैकड़ों लोग तड़पते रहे, मरते रहे। इस नरसंहार ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। गुस्से की एक ऐसी आग भड़की जिसने आज़ादी की लड़ाई को और तेज कर दिया। नरसंहार के ठीक 2 दिन बाद अंग्रेज सरकार ने पंजाब के 5 इलाकों लाहौर, अमृतसर, गुजरावाला, गुजरात और लायलपुर में सैनिक शासन लागू कर दिया। अब हालात और बिगड़ने लगे थे। सैनिक शासन लागू होते ही गवर्नर जनरल को यह ताकत मिल गई कि वह किसी भी व्यक्ति को क्रांतिकारी बताकर कोर्ट मार्शल के जरिए तुरंत सजा सुना सके, बिना किसी सुनवाई, बिना कोई सफाई देने का मौका, सीधा फैसला। जैसे ही जालियांवाला बाग के नरसंहार की खबर पूरे देश में फैलने लगी, हर जगह गुस्सा और विरोध की लहर दौड़ पड़ी। लोग सदमे में थे, लेकिन अब डर की जगह आक्रोश ले चुका था। जालियांवाला बाग के नरसंहार ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को भी गहरा झटका लगा। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। एक कड़ा संदेश कि इज्जत जब हकदारों की न हो तो वो इज्जत बेकार है। रविंद्रनाथ टैगोर ने पत्र में कहा, ऐसे शासन के अधीन रहना जो निर्दोष लोगों के खून से रंगा हो, मेरे आत्मसम्मान के खिलाफ है। अब लोग सिर्फ विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत को पूरी तरह नकारने लगे। सरकारी स्कूल, दफ्तर, सामान, सबका बहिष्कार। यह सिर्फ गुस्सा नहीं था, यह आज़ादी की आग थी। 14 अक्टूबर 1919 को नरसंहार के बारे में जांच पड़ताल करने के लिए और जनरल डायर के इस कृत्य की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर आयोग गठित किया। अमृतसर में गड़बड़ी के दौरान प्रशासन में शामिल जनरल डायर और इरविंग सहित सभी ब्रिटिश अधिकारियों से पूछताछ की गई। जनरल डायर को सवाल पूछा गया, गोलीबारी के बाद क्या आपने घायलों की देखभाल के लिए कोई उपचार किए या उपाय किए? उत्तर आया, नहीं, बिल्कुल नहीं, यह मेरा काम नहीं था। अस्पताल खुले थे और उन्हें वहां जाना चाहिए था। लेकिन आयोग ने डायर को दोष मुक्त कर दिया। ब्रिटेन में उसे अमृतसर का रक्षक कहकर सम्मानित किया गया, जबकि भारत में वह
अमृतसर का कसाई कहलाया। नरसंहार के तुरंत बाद जनरल डायर को एक संदेश मिला सर माइकल ओडवायर की तरफ से, आपकी कार्यवाही सही है, उपराज्यपाल इसका अनुमोदन करते हैं। डायर के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। इस घटना की खबर जैसे ही बाहर आई, अखबारों में बवाल मच गया। डायर और ओडवायर दोनों पर तीखी आलोचना हुई। क्या यही इंसाफ है? क्या ब्रिटिश सरकार की यही नीति है? अब ब्रिटिश सरकार को भी एहसास हो गया था कि इस आग को दबाना आसान नहीं होगा। 21 नवंबर 1919 डायर ने कहा, मैंने गोलियां चलाई और अच्छी तरह से चलाई और कोई विचार मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं था। 1920 में हंटर आयोग ने डायर के कार्यों के लिए उसकी निंदा की। प्रधान सेनापति ने ब्रिगेडियर जनरल डायर को ब्रिगेड कमांडर के रूप में त्यागपत्र देने के लिए निर्देश दिया और उन्हें सूचित किया कि भारत में उन्हें कोई रोजगार नहीं मिलेगा। हजारों निर्दोषों का कत्लेआम, और इसके पीछे थे दो नाम, जनरल डायर और पंजाब के तत्कालीन उपराज्यपाल सर माइकल ओडवायर। लेकिन इस नरसंहार का गवाह बना एक नौजवान जिसने कसम खाई थी न्याय होगा। उधम सिंह, एक क्रांतिकारी, एक योद्धा। उसने जालियांवाला बाग में मारे गए मासूमों को अपनी आंखों से देखा था। उस दिन खून से सने बाग में खड़ा होकर उसने कसम खाई, इसका बदला लूंगा, चाहे जितने साल लग जाए। 21 साल बीत गए। उधम सिंह ने अपनी पहचान छुपाई, विदेश गए, अलग अलग नामों से घूमते रहे, लेकिन उनका मिशन साफ था, ओडवायर को मारना। फिर आया 13 मार्च 1940, लंदन का कैक्सटन हॉल। यहाँ ब्रिटिश अफसरों की एक बड़ी बैठक हो रही थी जिसमें ओडवायर भी मौजूद था। उधम सिंह अंदर गए, अपने कोट में एक रिवॉल्वर छुपाए। बैठक खत्म हुई। जैसे ही ओडवायर अपनी कुर्सी से उठा, 2 गोलियां सीधे उसके सीने में। सर माइकल ओडवायर मौके पर ही ढेर हो गया। उधम सिंह ने भागने की कोशिश भी नहीं की। पुलिस आई, उन्हें गिरफ्तार किया गया। जब कोर्ट में पेश किया गया तो उन्होंने गर्व से कहा, यह बदला था जालियांवाला बाग के निर्दोष शहीदों के लिए। उधम सिंह 1919 में अमृतसर में मौजूद थे और कहा जाता है कि वह खुद भी उस दिन घायल हुए थे। 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन वे हंसते हुए गए क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी। लेकिन इस घटना के बाद जब गांधी से इस पर राय पूछी गई तो उनका जवाब चौंकाने वाला था। गांधी जी ने उधम सिंह के इस कदम की निंदा की। उन्होंने इसे पागलपन का कार्य बताया और कहा, हमें बदला लेने की कोई इच्छा नहीं है, हमारा लक्ष्य उस पूरी व्यवस्था को बदलना है जिसने डायर जैसे लोगों को जन्म दिया। गांधी जी के इस बयान पर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में जरूर बताइए। गांधी जी का मानना था कि हिंसा से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन दूसरी ओर बहुत से भारतीयों को उधम सिंह का यह कदम न्याय और प्रतिशोध का प्रतीक लगा। साल 1951 जालियांवाला बाग में एक स्मारक बनाया गया, एक ऐसी जगह जो इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक की गवाह बनी थी। आज भी वहां दीवारों पर गोलियों के निशान देखा जा सकते हैं, वो गहरे धब्बे जो उन मासूम लोगों की चीखें और गूंज को आज भी महसूस कराते हैं। शहीदी कुआं जिसमें सैकड़ों लोगों ने जान बचाने के लिए छलांग लगाई लेकिन कभी बाहर नहीं आ सके। स्मृति स्तंभ जो हर उस भारतीय को याद दिलाता है कि हमारी आज़ादी सिर्फ एक दिन में नहीं मिली, बल्कि इसे पाने के लिए अनगिनत बलिदान देने पड़े। यह बाग सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं है, बल्कि एक जिंदा सबक है। स्वतंत्रता की कीमत कभी नहीं भूलनी चाहिए।